आदाब, मैं ज़ीशान काज़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इंटरव्यू देते हैं तो पत्रकार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इंटरव्यू है या कुछ और है। 10 साल पीएम रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वो इंटरव्यू भी देते हैं तो वहाँ ज़मीनी पत्रकार नहीं होते। खैर, किसी इंटरव्यू देंगे ये उनका चुनाव हो सकता है, लेकिन जो सवाल पूछा जाता है उसका मूल्यांकन भी तो होगा। जो जवाब दिया गया है उस पर विरोधी दल और समीक्षक बात तो करेंगे ही, लेकिन क्या ये विचित्र नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर वो पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने खुद इस पर कोई रिपोर्ट नहीं की, डेटा को देखकर उन तथ्यों को सामने लाने की कोशिश नहीं की जिन्हें सरकार छुपाने का प्रयास कर रही थी। इसलिए जब भी इंटरव्यू देते हैं इसका विश्लेषण शुरू हो जाता है कि पत्रकार ही इंटरव्यू कर रहा था या करने वाला कोई कलाकार रहा होगा। जब कलाकार इंटरव्यू करता है तब साफ हो जाता है कि वो सवाल ही क्या पूछ पाएगा, लेकिन जब पत्रकार इंटरव्यू करता है तो आजकल लोग ये भी देखते हैं कि पत्रकार कलाकारी कर रहा है या पत्रकारिता कर रहा है। एक ही प्रार्थना करता हूँ कि पत्रकारिता के कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू नहीं पढ़ाना जाना चाहिए, वरना 18-19 साल के छात्र ये समझ नहीं पाएगा कि वो किस पर शर्मिंदा हो रहा है। पत्रकारिता पर अगर शर्मिंदा हो गया तो इस पेशे में बने रहने का उसका हौसला हमेशा के लिए टूट जाएगा। आप अगले 100 साल तक उन्हें वोट देते रहे, मगर पीएम का इंटरव्यू कहीं से भी पत्रकारिता की भाषा में नहीं आता है। इंटरव्यू की पूरी समझ ही उलट जाती है, क्योंकि ये इंटरव्यू पीएम के इंटरव्यू और मीडिया के संबंधों को लेकर है। इसलिए हम एएनआई के स्मिता प्रकाश के इंटरव्यू पर बात करने से पहले एक और लेख की चर्चा करना चाहते हैं जो 15 अप्रैल के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। इस लेख में शशि शेखर वेम्पति किसी अखबार या चैनल का नाम नहीं लेते हैं, ग्लोबल मीडिया से ही काम चला लेते हैं। हेडलाइन है कि भारत का मीडिया एक तरफा पक्ष रखता है। शशि शेखर शुरुआत इस बात से करते हैं कि दुनिया में किस तरह से भारत को दिखाया जा रहा है। इसमें कई सारे कारण शामिल हैं। ग्लोबल पावर की छाया भी भारत के आपसी रिश्तों पर पड़ती नजर आती है। इसमें भारत विरोधी प्रोपेगेंडा भी शामिल है। शशि शेखर आईआईएमसी में छपे एक विश्लेषण के आधार पर कहते हैं कि भारत के बारे में कई सारी नकारात्मक शक्तियाँ बनाई जा रही है। भारत में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है उसे अनदेखा किया जा रहा है। भारत के खिलाफ एक संगठित तरीके से एक गलत कमेंट्री आ रही है। फैक्ट चेक को शतशक्ता करना चाहिए और जो मीडिया आउटलेट प्लेटफॉर्म गलत कर रहे हैं उसे रोकना चाहिए। वेम्पति को बताना चाहिए कि ये कौन सी मीडिया संस्था है, नाम लेना चाहिए। क्या इनमें वह भी शामिल है जिन्हें बुलाकर पीएम मोदी इंटरव्यू देते हैं? कम लोगों का ध्यान गया कि सबसे बड़े सरकारी नेटवर्क का पूर्व प्रमुख चुनाव आयोग से कह रहा है कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों पर एक्शन हो। आयरलैंड के अखबार में छपा है कि भारत को लेकर संपादकीय छपा है कि जिसके बारे में वहां के राजदूत अखिलेश मिश्रा ने लंबा चौड़ा पत्र जारी कर दिया है। इस पर हम बात करते रहेंगे। पहले हम एएनआई को दिए इंटरव्यू पर बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने एएनआई के स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू सभी अखबारों में छपा है और तमाम चैनलों पर दिखाया गया है। इस इंटरव्यू का वीडियो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हम एएनआई के सब्सक्राइबर नहीं हैं और हमारे पास कॉपीराइट नहीं है, लेकिन पीएम में मोदी के वेबसाइट पर इस इंटरव्यू को पूरा टाइप कर अंग्रेजी में डाला गया है। इस पर पीएम मोदी ने चुनावी चंदे के बॉन्ड को लेकर अपनी वही बातें दोहराई है जो उन्होंने तमिल चैनल के दांती के इंटरव्यू में कहा था, सेम टू सेम। इसका मतलब है कि इस सवाल का यही जवाब तैयार कर लिया गया था ताकि लगे कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से भाग नहीं रहे हैं बल्कि बोल रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। पीएम जो बोल रहे हैं वो सच्चाई से बहुत दूर है, बल्कि बॉन्ड को लेकर ढंग से सवाल भी नहीं किया जाता है। पीएम मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल के जवाब में कहते हैं और मैं उनके जवाब को पढ़ रहा हूँ। वे कहते हैं कि मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति दे, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था, रास्ते खोज रहे थे।
एक छोटा सा रास्ता मिला वही पूर्ण है, ऐसा हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया। पार्लियामेंट में डिबेट में सबको उसको सराहा था, सभी लोगों ने पार्लियामेंट की डिबेट में उसको सराहा था। आज जो लोग उलट पुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था पार्लियामेंट डिबेट, देख लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड को पीएम पवित्र विचार कह रहे हैं, ये भी गजब है। वे सांसद की भैया दिखाना चाहते हैं। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो भी देख लेते और उसकी बात कर लेते। विचार पवित्र हो सकता है मगर कानून जिस तरीके से बनाया गया उसमें पारदर्शिता नहीं थी, इस आधार पर वो कानून रद्द कर दिया गया। कोई मामूली कमी नहीं थी जिसमें सुधार की जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के आधार को ही अवैध और असंवैधानिक माना। इंटरव्यू में पीएम मोदी आगे कहते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, अब देखिए, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड ना होते तो किस व्यवस्था में वो ताकत है कि वो ढूंढ के निकाल दे कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रायल मिल रहा था कि मनी का, कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया और कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ या बुरा हुआ विवाद का विषय हो सकता है, इस पे चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो ये है कि मैं ये कभी नहीं कहता कि निर्णय में कोई कमी नहीं होती है। निर्णय कर, चर्चा कर, सीखते हैं, सुधरते हैं। इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है, लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन को देश की तरफ ढकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूँ कि सब लोग पछताएंगे। जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने से पहले पीएम ने किससे चर्चा की थी? आरबीआई से कितनी चर्चा की थी? विपक्ष से कितनी चर्चा की थी? अब पीएम कह रहे हैं कि सब लोग पछताएंगे। ये सब लोग कौन है जो पछताएंगे? पीएम किसे पछताने की बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट भी क्या पछताएगा? ये जवाब भी आधारहीन, गलत है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को फ्रॉड कहा है, असंवैधानिक कहा है। कोर्ट ने विरोध नहीं किया है बल्कि सभी पक्षों को ध्यान से सुनते हुए ही कहा है कि इस बॉन्ड को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। इसलिए जो भी संवैधानिक संशोधन किया गया उसे भी रद्द किया जाता है। पीएम कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण ही आप जान पाते हैं कि किसने किसे पैसे दिया। ये तो आप में गलत बात है और झूठ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष ही यही था कि नागरिक को हर एक चीज़ जानने का अधिकार नहीं है। आप जो भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जानते हैं। बॉन्ड तो इसलिए प्रधानमंत्री लेकर आए थे कि आपको पता ही ना चले कि कौन सी कंपनी किसे चंदा दे रही है। कई मीडिया रिपोर्ट में ये बात अब सामने आई है कि जब किसी कंपनी के यहाँ छापा पड़ा या उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला या उसके हिसाब से सरकार ने नीति बदल दी, उसने बीजेपी को कई 100 करोड़ का चंदा दिया। राहुल गांधी केरला के कोझिकोड में रोड शो कर रहे थे। वहाँ उन्होंने अंग्रेजी में इस इंटरव्यू की आलोचना की और बॉन्ड का मतलब समझाया गया। राहुल की अंग्रेजी का मलयालम में अनुवाद किया जा रहा था। ANI yesterday. I don't know if you saw his face and his eyes. He was trying to defend the biggest corruption scandal on the planet. An electoral bond scheme through which BJP has got thousands of crores of rupees by extorting them from India's businessmen. If you look at the dates when the money was given, you will find that the CBI is deployed against a businessman, and a few days later, a few weeks later, he pays the BJP. Another businessman given a road contract of thousands of crores, and immediately after getting the road contract, he pays the BJP in electoral bonds. You know, sometimes in small towns, in the streets, there are people who extort money. In the street, it's called extortion. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ്റ്റോർഷൻ, അതായത്
പൈസ പിടിച്ചു പറിക്കുക, കൊള്ളയടിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. How do you say extortion? Extortion. No, in Malayali, how do you say? കൊള്ളയടിക്കൽ, കൊള്ളയടിക്കൽ, Huh? കൊള്ളയടിക്കൽ. Kollayadikal. In Malayalam you say Kollayadikal. കൊള്ളയടിക്കൽ. Modi calls it electoral bonds. മലയാളത്തില് നമ്മൾ കൊള്ളയടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിനെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. What the common thief is doing on the street, the Prime Minister is doing at an international level. इस चुनाव में एक बदलाव आया है. विपक्ष पीएम से सवाल पूछ रहा है तो पीएम उन सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब पीएम इंटरव्यू दे रहे हैं तब विपक्ष उनकी हर बात की काट पेश कर रहा है, मुद्दा बना रहा है. पीएम की किसी रैली में कहीं गई बातों को विपक्षी दल अपनी रैली में जवाब दे रहे हैं. 15 अगस्त को पीएम का इंटरव्यू तमाम चैनलों पर श्रद्धा के साथ चलाया जाता है, बिना ब्रेक के. उसी दिन राहुल गांधी ने अपनी सभा में केरला की एक सभा में उसका जिक्र कर दिया और आलोचना पेश कर दी. Today, I believe the Prime Minister gave a press conference, gave an interview, to the ANI and spoke about the electoral bond scheme. And he told the nation how the electoral bond scheme was designed to create transparency in the political system. It's interesting that the Prime Minister thinks that the electoral bond scheme was designed to bring transparency to India's political system. But the Supreme Court thinks that the electoral bond scheme is illegal. It is also interesting to me that the Prime Minister and the government did everything possible to stop the names of the companies that donated money to the BJP from coming out, and did everything possible to stop the dates on which that money was donated from coming out. I am going to show you just now why the Prime Minister and the government didn't want the names of the companies and the dates to be available to India's public. पीएम ने कई बार एएनआई को इंटरव्यू दिया है. अगर आप उन इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो 12 अप्रैल 2024 को न्यूज़ लॉन्ड्रिंग की वेबसाइट पर शिव नारायण राजपुरोहित ने एएनआई को लेकर जो लंबा लेख लिखा है उसे ज़रूर पढ़िए. शिव नारायण राजपुरोहित ने दिखाया है कि 2014 के बाद से इस समाचार एजेंसी की भूमिका किस तरह से बदलती है. मोदी के भारत में सरकार के हर काम तक एएनआई की पहुंच अद्वितीय है. यह एक मात्र निजी मीडिया हाउस था जिसे जैन में राम मंदिर के प्रतिष्ठा के दौरान उसके गर्भगृह के प्रवेश की अनुमति दी गई. ये एक मात्र गैर सरकारी मीडिया हाउस है जो मोदी के विदेश दौरों को नियमित रूप से कवर करता है. आपको ये लेख पढ़ना चाहिए. एएनआई का इंटरव्यू 78 मिनट का है. 54 मिनट बीत जाने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल आता है. स्मिता प्रकाश ने राहुल गांधी और अन्य बातों का हवाला देते हुए इस बारे में सवाल किया. आप जानते हैं कि राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं इस विषय पर, इसमें उन पत्रकारों का काम, उनकी मेहनत शामिल है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्टिंग की है, और इनमें से कोई भी पत्रकार में मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं है, और ये रिपोर्ट गोदी मीडिया के किसी चैनल या अखबार ने नहीं दी. आप ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो भी बोलते हैं उसमें इन पत्रकारों की रिपोर्ट का योगदान है, जैसे रिपोर्टर्स कलेक्टिव, न्यूज़ लॉन्ड्री, न्यूज़ मिनट, द वायर, स्क्रॉल, इंडियन एक्सप्रेस, क्विंट और पूनम अग्रवाल और पूनम सेठी जैसे पत्रकार. लेकिन एएनआई की स्मिता प्रकाश जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जब सवाल करती है तो राहुल गांधी और विपक्ष के हवाले से पूछती है. स्मिता प्रकाश का सवाल में शब्द शब्द पढ़ रहा हूँ. मोदी जी, मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे वापस आती हूँ. एक सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में. राहुल गांधी जो है वो हर भाषण में कहते हैं और विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है. आपके पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर गलती है, गुंजाइश है सुधार की तो वो कर सकते हैं. क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड का?
विपक्ष तुरंत इस इंटरव्यू के बाद आक्रामक हो गया। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने लंबे चौड़े ट्वीट कर बताया कि कैसे पीएम का जवाब सही नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे में। उन्होंने अपने तरफ से कई तत्वों को रखा। क्या किसी मीडिया ने या अखबार ने डेरेक ओब्रायन के फैक्ट चेक को छापा होगा? शायद नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने ने तुरंत अपना वीडियो बयान जारी कर दिया। प्रधानमंत्री जी बिना पलक झपकाए आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपके गोरख धंधे की कलई इस देश के उच्चतम न्यायालय ने खोली है कि कैसे चंदा दो और धंधा लो और वसूली रैकेट आप चला रहे थे। क्रमवार तरीके से नाम और डेट के साथ ये स्पष्ट हो चुका है कि जब आपको कोई चंदा देता था तो उसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, आप कट ले रहे थे। ये भी साफ हो चुका है कि अपनी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से आप उस हर जगह छापा डालवाते थे जहां पर बाद में या तो कार्रवाई स्थगित हो जाती थी, कोई अप्रूवर बन जाता था। तो ये वसूली रैकेट, एक्सटॉर्शन रैकेट आप चला रहे थे। इस पर से पर्दा हट चुका है, इसका पर्दाफाश हो चुका है। लोग आपके भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन से वाकिफ है। तो प्लीज इस तरह की बातें मत करिए। आपके इन जुमलों में 2014 में लोग आ जाते। अब थोड़ी कोई काले धन की आपकी बात मानेगा। काला धन, काला धन, अरे काला धन तो आप लाने वाले थे, 15 लाख बैंक अकाउंट में डालने वाले थे। कहां डाले आपने वो सब पैसे? अगले इंटरव्यू में मणिपुर पर बात जरूर करिएगा, नौकरियों पर बात जरूर करिएगा, महंगाई पर अपना मुंह। एएनआई से पहले पीएम मोदी ने न्यूज वीक को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में न्यूज वीक की तरफ से 3 लोग शामिल हुए, 2 संपादक स्तर के पत्रकार और एक सीईओ। इंटरव्यू के बाद न्यूज वीक एक डिस्क्लेमर भी लगाता है ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। अपनी तरफ से साफ साफ लिख देता है कि न्यूज वीक ने पीएम मोदी को लिखित सवाल भेजा और इसके बाद 90 मिनट तक अपने आधिकारिक आवाज पर न्यूज वीक की टीम से बातचीत हुई, लेकिन इसे इंटरव्यू की शक्ल में नहीं छापा गया। मतलब पता ही नहीं चलता है कि किसने कौन सा सवाल पूछा और उस सवाल के संदर्भ में क्या जवाब मिला। ये भी पता नहीं चलता है कि किसी ने कोई सवाल पूछा भी है या नहीं। पीएम का जो भी जवाब है उसे लंबे लंबे खंड के रूप में छापा गया है। हर खंड के ऊपर अलग अलग हेडिंग दी गई है, जैसे आने वाले चुनाव के ऊपर बस संक्षिप्त हेडिंग। अब आप ये बताइए कि ये क्या सवाल हुआ, ये सवाल है भी या नहीं, इस पर भी बात कीजिए। दूसरी हेडिंग है लोकतंत्र और आज़ाद प्रेस के बारे में। पता ही नहीं चलता कि सवाल में कोई उदाहरण दिया गया है या नहीं। इसके बाद जब पीएम जवाब देते हैं तब 1200 साल पहले के तमिलनाडु में चले जाते हैं। इस इंटरव्यू को लेकर भी खूब आलोचना हुई। फाइनेंशियल टाइम्स और गार्डियन के पत्रकार ने लिखा, दिस इज नॉट इंटरव्यू, दिस इज मोदी प्रेस रिलीज। ये भी कहा है कि ये स्टेनोग्राफी है और अगर किसी नेता को इंटरव्यू करने की शर्त ये है कि उसे चुनौती नहीं दी जाए, काउंटर सवाल ना पूछा जाए, तो पत्रकार को ऐसी शर्त नहीं माननी चाहिए। क्या वाकई ऐसा इंटरव्यू होता है कि आप सवाल के बाद काउंटर सवाल ना पूछे और अपने इंटरव्यू में जो सवाल पूछा गया है उस सवाल के बारे में ना लिखे? इस तरह के इंटरव्यू पर कोई भी सवाल कर सकता है, तो क्या ये भारत विरोधी प्रोपेगेंडा है? ठीक इसी तरह के इंटरव्यू पीएम ने पिछले साल जून में वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिया। उसमें भी 3 पत्रकार गए। जब इंटरव्यू छपा तो कोई सवाल ही नहीं मिला। पता ही नहीं चला कि किस पत्रकार ने कौन सा सवाल पूछा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने न्यूज वीक की तरह शुरू में ही एक टिप्पणी की, इसमें समझा दिया, इसे देखकर कोई भी शर्मिंदा हो सकता है। लिखा था कि मोदी भाषण तो बहुत देते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू कम देते हैं। उन्होंने हमसे बात की। आप इस इंटरव्यू को देखिए, इस स्वरूप को देखिए, लगेगा कि किसी ने टाइप करके दे दिया है। एक भी सवाल का पता नहीं चलता, जवाब से ही पता नहीं चलता कि अखबार का कौन सा सवाल है। अगर ये इंटरव्यू है तो ये क्यों लिखा है कि मोदी सेड इन अ स्टेटमेंट, यानी मोदी ने अपने बयान में कहा है कि भारत में बहुलतावाद का जश्न मनाया जाता है। कोई पाठक तय नहीं कर पाएगा कि ये बयान इंटरव्यू का हिस्सा था या बाहर के किसी बयान के हिस्से को इस लेख में जोड़ दिया गया। जाहिर है जब ये सब होगा तो लोग सवाल करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की अपनी कई समस्याएं हैं, उसे भी बताना ज़रूरी है।
गाजा की रिपोर्टिंग को लेकर इस अखबार ने कई ऐसे काम किए हैं जिसे लेकर गंभीर सवाल उठते हैं और जिसकी आलोचना हुई है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इन अखबारों के बारे में बात करते हुए इनके रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र इसलिए किया क्योंकि भारत में इसकी प्रतिनिधि रह चुकी एमिली श्मॉन ने फेब में हुए एक सेमिनार में कह दिया कि भारत में कैसे सरकार पत्रकारों का दमन कर रही है। एमिली ने कहा कि भारत में पत्रकारिता खतरे में है। उन्होंने एक किस्सा बताया, जब वे भारत में थी तो सरकार ने उन्हें चाय पर बुलाया। वहाँ पर कई मंत्री थे, कभी ये मंत्री तो कभी वो मंत्री उन्हें टारगेट करने लगे, ताने कसने लगे। एक के बाद एक मंत्री ने उनके साथ ऐसे किया। एक और मंत्री ने वहां मौजूद संवाददाताओं की रिपोर्टिंग का प्रिंट आउट निकाला और उनकी हेडलाइन को पढ़ने लगे, तंज कसने लगे। एक के बाद एक मंत्री ने उनके साथ ऐसे किया। एक और मंत्री ने वहां मौजूद संवाददाताओं की रिपोर्टिंग का प्रिंट आउट निकाला और उनकी हेडलाइन को पढ़ने लगे, तंज कसने लगे। एमिली श्मॉन ने भारत में काफ़ी अरसे से रिपोर्टिंग की है। उनकी रिपोर्टिंग कभी शानदार मानी जाती है। उन्होंने भारत के कई हिस्सों से रिपोर्टिंग की है। ऐसे पत्रकार जब अपना अनुभव सुनाते हैं तो हवा में नहीं कहते होंगे, ऐसा हुआ होगा तभी वो कह रही है। ऐसा होना बहुत शर्मनाक है। भारत सरकार को भी अपना पक्ष रखना चाहिए। एमिली ने अमेरिका में हुए उस सेमिनार में कहा कि कैसे 6 साल से कोई विदेशी पत्रकार कश्मीर नहीं जा सकता है। हर पत्रकार को पता है कि सरकार के सामने सवाल पूछना कितना मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप ग्लोबल मीडिया पर यकीन नहीं करना चाहते तो अपने यहाँ के गोदी मीडिया का ही हाल देख लीजिए। अब हम यहाँ फिर से शशि शेखर वेम्पति का लेख लाना चाहते हैं। ये ग्लोबल मीडिया पर कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन इन अनुभवों पर क्या कहना चाहेंगे? अगर मंत्री ग्लोबल अखबारों को चाय पे बुलाकर उनकी रिपोर्ट पर ताने कसेंगे तो क्या इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती है? और फिर अगर ग्लोबल मीडिया से इतना ही खतरा है तो न्यूज़ वीक को इंटरव्यू देने के बाद सारे मंत्री ट्वीट क्यों करने लग जाते हैं? मतलब जब तारीफ छपे अपने हिसाब से छप जाए तो ग्लोबल मीडिया ठीक है, अन्यथा वो भारत विरोधी है। आज सुबह एक और खबर आई। आयरलैंड का एक अखबार है आयरिश टाइम, भारत के चुनाव पर इसका एक लेख छपा है। इस लेख की हेडिंग में भारत के बारे में लिखा है कि मोदी टाइटन्स हिज ग्रिप। सब हेडिंग में लिखा है कि एक असहिष्णु हिंदू बहुलवाद आज का नियम बन गया है। इस पर आयरलैंड पर भारत के राजदूत अखिलेश मिश्रा ने एक पत्र जारी किया। इसमें लिखा है, मोदी अभूतपूर्व से लोकप्रिय है, भारत का लोकतंत्र मजबूत वाइब्रेंट है। ये पत्र देखकर लगता है कि सरकारी सूचना विभाग की प्रेस रिलीज है, जिसमें पीएम की तारीफ करते हुए राजदूत चरित्र से नजर आते हैं। लिखते हैं कि पीएम किसी राजदूत परिवार से नहीं आते हैं, उनका निजी जीवन करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। आयरिश टाइम ने लिखा है कि विपक्ष के नेता के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है, खाते जब्त हो रहे हैं। इस पे भारत के राजदूत लिखते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई सफल है क्योंकि सरकार ने एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है। एनजीओ, मीडिया और राजनीतिक दल जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है और सब कुछ कानून के अनुसार हो रहा है। इस पर कांग्रेस के महासचिव जयराम सचिव ने लिखा, आप एक सरकार का बचाव कर सकते हैं मगर एक राजदूत के तरफ से विपक्ष पर इस तरह का हमला उचित नहीं है। इसी तरह कोरोना के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के अखबार में खबर छपी, तब उस समय भारत के राजदूत ने पत्र लिख दिया, कहा आपकी रिपोर्ट आधारहीन है, हमारा विपक्ष छापिए। पीएम मोदी का इंटरव्यू हो या कोई उनका लेख हो, सरकार कितना सतर्क रहती है। शायद भारत का मीडिया इसकी कीमत जानता है, इसलिए वो इंटरव्यू करने जाता है तो सवाल पूछने की नहीं बल्कि नहीं पूछने की तैयारी करके जाता है। आज की पत्रकारिता में पत्रकारिता नहीं की जाए उसकी ट्रेनिंग दी जाती होगी, लेकिन दर्शन और पाठक फिर क्यों देख रहा है और पढ़ रहा है? उसे भी चैनल नहीं देखने और अखबार नहीं पढ़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार पत्रकारिता नहीं करने में खुद को नक्श कर चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारा अधिकार।